यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे टोकोलाइटिक्स ड्रग्स के ऊपर कि जो टोकोलाइटिक्स ड्रग हैं क्यों दी जाती हैं, किस केस में हमें ड्रग्स नहीं देनी है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है, FDA ने कौन सी ड्रग अप्रूव की है कि जो हम दे सकते हैं और कब देना है, ऑल ओवर थिंग्स। तो टोकोलाइटिक्स ड्रग्स होती क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है, किस रूट से देना है, क्या डोज देना है, सब कुछ। टोकोलाइटिक्स ड्रग को कहा जाता है एंट्री कॉन्ट्रैक्शन मेडिकेशन, जस्ट बिकॉज यदि किसी लेडी में लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए या फिर जेस्टेशनल एज 34 हफ्ते से पहले ही, जो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है वो होती है 37 हफ्तों के बाद की, 37 वीक्स के बाद की। लेकिन टोकोलाइटिक्स ड्रग्स देने से क्या किया जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन आने हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए डिले किया जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा उसके कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तो आगे को बढ़ेगा ही साथ बच्चे के लंग्स मैच्योर होने के लिए भी टाइम मिलेगा। ड्रग दी जाती हैं वो दी कब जाती हैं कि जब भी 34 हफ्ते से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले। और यहाँ पर कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टोकोलाइटिक्स है क्या। टोकोलाइटिक्स ड्रग को एंटी कॉन्ट्रैक्शन ड्रग, लेबर सप्रेसेंट ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। करते क्या है कि जो यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेबर पेन आना भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करेंगे। सप्रेस का मतलब स्टॉप करने का काम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन आना बंद हो जाए। और यदि यहाँ पर प्रीटर्म लेबर की कंडीशन बनती है, प्रीटर्म लेबर की कंडीशन का मतलब होता है कि 37 हफ्तों के पहले यदि लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए तो वो कहलाएगा प्रीटर्म लेबर पेन। और यदि बच्चा पैदा हो जाए उसी 37 हफ्ते के पहले, 37 वीक्स के पहले, तो वो कहलाते हैं प्रीटर्म बेबीज। और न्यूनेटल डेथ का जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या होता है, प्रीटर्म बर्थ। समय से पहले जो 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है उसके पहले जन्म हो जाना। और ये जो न्यूनेटल डेथ का मेन रीज़न है, 70% केसेस में जो प्रीटर्म बर्थ के कारण बच्चों की डेथ होती है, न्यूनेट्स होते हैं उनकी 70% केस में वो जो ड्यूरेशन होना चाहिए 37 हफ्तों का उसके पहले पैदा हो जाते हैं। अब इसके लिए किया क्या जाएगा कि मान लीजिए कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही हो प्रीटर्म लेबर की या प्रीटर्म डिलीवरीज की, या फिर डॉक्टर्स को कुछ ऐसे साइन दिख जाएं कि आपका प्रीटर्म लेबर है, जो लेबर पेन आ सकते हैं समय से पहले, तो वैसे केस में भी ड्रग्स है जो दी जाती हैं। इसके कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं। इन ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो सिंपल सा एक ही एक्शन है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, स्टॉप करने का काम करेंगे, और जिसके कारण प्रीटर्म लेबर को डिले किया जाए। तो यहाँ पर आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। टोकोलाइटिक्स का मतलब ही क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करना, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सप्रेस होंगे तो अपने आप लेबर को डिले किया जाएगा। इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशन का मतलब किस रीजन में, किस कारण कब दी जाती है। पहला तो एक यही होता है कि प्रीटर्म लेबर को डिले करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस किया जाएगा, समय मिलेगा, जिसके कारण बच्चे का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा गर्भ में, लेकिन बच्चे के जो लंग्स हैं वो भी मैच्योर होंगे, जिसके कारण बच्चा जो फीटल लंग मैच्योरिटी आपने पढ़ी है, लंग्स प्रॉपर मैच्योर होंगे तो बच्चे को आफ्टर डिलीवरी के बाद उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है कब, जब वो 37 हफ्तों के पहले पैदा तो होते हैं, लेकिन यदि उनको समय पर सही फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो पाए, हॉस्पिटल्स ना मिल पाए, और मेन रीज़न यही होता है डेथ होने का कि समय से पहले पैदा हुए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देनी कब है ये, 24 हफ्ते के जेस्टेशनल पीरियड के बाद, आफ्टर 24 जेस्टेशनल वीक के बाद, लेकिन 37 हफ्तों के पहले, बिफोर 37 जेस्टेशनल वीक, लेकिन 24 के बाद देना है हमें। कौन सी ड्रग, टोकोलाइटिक्स की अलग अलग क्लासेस की ड्रग होती हैं। यदि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समय से पहले लेबर पेन आना स्टार्ट होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, उस केस में भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि यदि समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, माँ और बच्चे दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बच्चे को यदि गर्भ में ही बच्चा है, यूट्रस में बच्चा है,
उस दौरान भले बच्चा प्रीमेच्योर हो, समय से पहले पैदा होने वाला हो, लेकिन बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कम नहीं होनी चाहिए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो वैसे केस में टोकोलाइटिक ड्रग्स हैं जो दिए जा सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन ना हो और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो माँ के लिए, तब उस केस में टोकोलाइटिक ड्रग्स है जो दिए जाएंगे। अब इसकी क्लासेस हैं कि अलग अलग क्लासेस की ड्रग इसमें दी जाती है। मोस्ट ऑफ दी 4 क्लासेस यूज़ की जाती हैं, टाइप यूज़ किए जाते हैं टोकोलाइटिक्स के लिए। बीटा मिमेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बीटा मिमेटिक्स। तो बीटा मिमेटिक्स में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो होती हैं रिटोड्रिन, टेरब्यूटालाइन एंड साल्ब्यूटामाइल। इन ड्रग्स को एंटी एस्थमेटिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। जो साल्ब्यूटामाइल है तो ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर की जाती है कब, यदि अस्थमा के मरीज में स्पाज्म की कंडीशन होती है, जो ब्रोंको स्पाज्म होता है, उसको ट्रीट करने के लिए साल्ब्यूटामाइल दिया जाता है। तो ये क्या है, बीटा मिमेटिक्स। लेकिन इनके कारण जो बीटा मिमेटिक्स दिए जाते हैं इसके कारण कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। और मैं बता दूं कि इन 3 ड्रग्स में से ओनली रिटोड्रिन बस एक ऐसी ड्रग है जो FDA ने अप्रूव्ड की है एज अ टोकोलाइटिक के तौर पे यूज़ करने की, क्योंकि एक ड्रग के काम कभी कभी अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। जैसे मैंने कहा साल्ब्यूटामाइल यूज़ किया जाता है किसके लिए, अस्थमा वाले मरीज को ट्रीट करने के लिए, वैसे ही टेरब्यूटालाइन और रिटोड्रिन भी अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाएंगे। तो एक जो FDA है साल्ब्यूटामाइल के लिए तो इन्होंने अप्रूवल दिया है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इन्होंने जो FDA एजेंसी है इन्होंने साल्ब्यूटामाइल को एज अ टोकोलाइटिक के तौर पे यूज़ करने की परमिशन नहीं दी है। तो यहाँ पर जो अप्रूवल मिला है बीटा मिमेटिक्स ड्रग कैटेगरी की ड्रग को, वो ओनली एक ही को मिला है, वो क्या है, रिटोड्रिन ड्रग। इसको यूरो रिलैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करेगी, रिलैक्स रहेगी यूट्रस, तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे ही नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो लेबर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरी क्लास होती है इसकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका काम क्या होगा कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा और जो कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको स्टॉप करेगा। जब मसल्स में कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट स्टॉप होगा, मसल्स को क्या किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, इसका एक्शन नहीं रहेगा। इसमें निफेडिपिन और निकार्डिपिन है जो यूज़ किया जाता है, और इसमें ओनली सबलिंगुअल और ओरल रूट से ही ड्रग है जो दी जा सकती हैं। इसके कारण मैटरनल जो मदर का ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है, डिजीनेस भी आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो यहाँ पर ड्रग होती है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और MgSO4। MgSO4 आपने पढ़ा होगा कि जब मदर को आफ्टर और ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, हाई BP, साथ में एक्लेम्प्टिक फिट्स आ सकती हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, MgSO4 दिया जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस हैं तो एज अ टोकोलाइटिक्स के तौर पर भी इसको दिया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखा जाता है कि जब भी माँ को मैग्नीशियम सल्फेट आप एडमिनिस्टर करने वाले हों तो आपकी बेड साइड टेबल पर कैल्शियम ग्लूकानेट भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवरडोज या फिर आपकी बॉडी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर ले। डोज आपने भले सही दिया हो लेकिन बॉडी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, तब MgSO4 के ड्रग को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, बॉडी से फ्लश करने के लिए इसके एंटीडोट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो होता है कैल्शियम ग्लूकानेट। जब भी कोई भी इस तरीके की ड्रग दी जाती है हमेशा उसका साथ में एंटीडोट रेडी करके रखा जाता है। और MgSO4 को ना तो ओरल दिया जाएगा ना सबलिंगुअल, इसको ओनली इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू, IV रूट में इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाएगा। और जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला टोकोलाइटिक ड्रग होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। और जनरली ये 32 वीक्स जेस्टेशन के पहले, बिफोर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के पहले इसको सजेस्ट किया जाता है। लेकिन कब, जब फीटस में कोई भी IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ना हो, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मल हो, तब क्या है, AFI नॉर्मल हो, IUGR के कोई भी एविडेंस ना हो, लक्षण ना देखें, और 32 हफ्ते के पहले की प्रेगनेंसी हो, तब इसको दिया जाएगा। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स की जो इंडोमेथासिन ड्रग है, क्या है, इंडोमेथासिन ड्रग है, इसकी ये ड्रग कभी कभी यदि 32 हफ्तों के पहले की प्रेगनेंसी में आपने दे दी तो इस ड्रग का यूज़ किया जाता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए, यदि बच्चे को है आफ्टर डिलीवरी में। लेकिन इस समय से पहले ही डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज कर सकती है।
इसीलिए इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है जो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस केस में आप को टोकोलाइटिक ड्रग्स नहीं देना है। तो आपने सबके बेसिक में साइड इफेक्ट समझे कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं कैसे काम करेंगे, MgSO4 कैसे करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे वर्क करेगा और बीटा मिमेटिक्स। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस केस में आप टोकोलाइटिक्स नहीं दे सकते हैं। जब जेस्टेशनल वीक्स 34 वीक्स से ज़्यादा हो गया हो, 34 हफ्ते के पहले और 24 वीक के बाद ही टोकोलाइटिक ड्रग यूज़ किए जा सकते हैं। यदि आपने बिफोर 24 के भी कर दिए, 24 के पहले कर दिए, तो जो बच्चा गर्भ में यूट्रस में उसको तो दिक्कत होगी, साथ में माँ को भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। यदि इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस हो गया, मतलब बच्चे की डेथ है जो गर्भ में ही हो गई हो, उस केस में भी आपको नहीं देना है। तीसरा, लीथल फीटल एनोमली, यदि बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो, बच्चे को ऐसी कंडीशन हो जिसके कारण बच्चा यूट्रस में ही उसकी डेथ हो सकती है, कुछ ऐसी एनोमली हो सकती है, उसको कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम कुछ भी ऐसा हो, तब भी नहीं देना है हमें। और यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के केस में तो बिल्कुल भी नहीं देना है आपको सीवियर में। यदि माँ को ब्लीडिंग हो रही हो तब भी नहीं देना है। कोरियो एमनियोनाइटिस, मतलब कुछ इन्फेक्शन हुआ हो कोरियन एमनियोनिक जो लेयर है, कवरिंग है वहाँ पे, तब भी नहीं देना है। और यदि प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हो, तब तो और भी नहीं देना है। क्योंकि यदि ऐसे केस में मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, लीक होना स्टार्ट हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो गया और आपने इस टाइम पे टोकोलाइटिक दे दिया, तो जो फ्लूइड है उसके कारण माँ को तो इन्फेक्शन होगा ही, साथ में बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। और यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन हो चुका हो, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्विक्स डायलेट हो गई हो, तब भी नहीं देना है। यदि 2 सेंटीमीटर तक है तो वेट किया जा सकता है और एमनियोटिक फ्लूइड लीक ना हो रहा हो तब, लेकिन यदि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो टोकोलाइटिक्स नहीं दिए जाना है। यदि माँ को हाइपरथायरॉयडिज्म हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा हो या फिर IUGR की कंडीशन हो, तो ऐसे केस में टोकोलाइटिक्स को अवॉइड किया जाता है। क्योंकि यदि 34 हफ्ते के बाद दिया आपने तो यहाँ पर और डिले होगा, लेबर पेन डिले आना तो स्टार्ट हो गई, साथ में बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। यदि बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो गई हो, यूट्रस में बच्चे की डेथ हो गई हो, वैसे केस में यदि आपने दिया, कॉन्ट्रैक्शन तो आएंगे नहीं, बेबी पुश कर नहीं पाएगा, तो इस केस में भी प्रॉब्लम है। यदि बच्चे को कुछ एनोमली है तब भी नहीं दे सकते हैं। इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया में ऑलरेडी BP बढ़ा हुआ है, फिट्स आने के चांसेस हो सकते हैं, एक्लेम्प्टिक फिट्स, और ऐसे केस में यदि आपने और दे दिया तो और प्रॉब्लम है जो डेवलप होगी। यदि कोरियो एमनियोनाइटिस हो, मतलब कुछ इन्फेक्शन हो और यदि आपने दिया तो भी प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर ऐसे केसेस को अवॉइड किया जाएगा जिसके कारण माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था यहाँ पर टोकोलाइटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक मिनोमिक्स, इसके कारण आप याद कर सकते हैं, मतलब कि इट्स नॉट माई टाइम, क्या है, अभी समय नहीं आया है। इंडोमिथासिन जो कि एक NSAID ड्रग के साथ साथ यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स की कैटेगरी में भी इनको रखा जाता है और इसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को ट्रीट करने में भी यूज़ किया जाता है। निफेडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, MgSO4 और टर्ब्यूटालाइन जो यहाँ पर ड्रग FDA अप्रूव्ड है, इतने में से वो ओनली क्या है, रेट्रोडिन ड्रग है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक आज का, टोकोलाइटिक्स ड्रग। इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक आपको है जो क्लासेस में करवाए जाएंगे, जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें। थैंक यू।